माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। हमारे पास एक पेशेंट है, क्या प्रॉब्लम थी और उनको अब कैसे रिलीफ हुआ? नमस्कार मैडम जी। मेरे को ये बताएं मैडम जी, आप मुझे पता है कि आपका पैशन है कुकिंग, आप इसके अलावा ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपको क्या प्रॉब्लम थी और कब से थी? ठीक है, मेरा नाम मीनू राणा है। बेसिकली तो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा। बट मेरे हस्बैंड क्योंकि लॉयर हैं और दिल्ली में प्लेस्ड हैं, जॉब है उनकी। तो हम नोएडा में भी हमारा घर है, जयपुर में भी है। अच्छा। So, आपको क्या प्रॉब्लम थी और कब से थी वो? प्रॉब्लम ये था कि कुछ टाइम से मुझे ना नमनेस हाथ में, सोते समय रात में 3-4 बजे नींद खुल जाना, एकदम हाथ सुन हो जाना, और फिर वो सुन होते होते इतना सुन होने लगा कि फिर वो दर्द रहने लगा उसके अंदर। और मॉर्निंग में पहले तो क्या होता था, इनिशियली मॉर्निंग में जब ब्रश करने के लिए मैं उठती थी, जब उठती थी तो ब्रश करती थी तो मुझे थोड़ा सुन रहता था, तो 1-8 घंटा रहता था। बाद में वो प्रोलॉन्ग होने से, बढ़ने से इतना हो गया कि पूरा दिन मेरे हाथ में ना झंझनाहट रहना, करंट रहना, कुछ भी पकड़ रही हूँ चम्मच तो करंट मार रहा है पूरा हाथ में, इतना प्रॉब्लम होता था। तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है जो कि कुछ बढ़ गई तो आपने है। फिर दिल्ली में दिखाया लोग? मैंने दिल्ली में नहीं दिखाया, मैंने बेसिकली जयपुर हम लोग आ ही रहे हैं। अच्छा, थे और जयपुर में मैंने पहले कुछ दिन क्रेप बैंडेज बांधा, किसी ने सजेस्ट किया तो उससे ठीक लगता था, बट वो प्रॉब्लम एकदम बढ़ गई। और मैं यहाँ जयपुर से आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे? दवाई ले रहे थे? नहीं, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं ले रही थी, कुछ भी नहीं ले रही थी। बस कुछ 5-6 महीने से 5-6 महीने से हो रहा था और आप बस अपने आप ही घर हाँ, बस क्रेप बैंडेज बांध लिया तो उससे रिलीफ लगता था। रात में सो जाती थी, फिर सुबह उठ के फिर काम पे लग जाती थी, तो ठीक है चल रहा था। थोड़ा कभी ज्यादा काम किया क्योंकि मुझे कुकिंग का पैशन है और मैं ड्राइविंग भी, मतलब दोनों पैशन है मेरा। तो क्या होता था ना कि शायद इन दिनों में मैं दाल बाटी चूरमा के लिए मैं नोएडा में मेरी सोसाइटी में काफी फेमस हूँ, तो वहां मैंने थोड़ा प्रोफेशनली भी किया। तो उसकी वजह से मुझे लगता है शायद वो ज्यादा मुट्ठी बनाने से, आटा लगाने से स्ट्रेन आया, क्या हुआ आई डोंट नो। आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई चोट वोट कुछ लगी? कुछ नहीं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी, इस सबको आपने कैसे रिजॉल्व किया? मतलब अपना एक सेल्फ रेमेडी तो आपने बता दिया, क्रेप बैंडेज से आराम नहीं आया 4-5 महीने में, फिर आपने किसी को तो दिखाया होगा? हाँ, मुझे क्योंकि मुझे ऐसा लगा, जैसे मैंने थोड़ा नेट वगैरह पे भी, क्योंकि साइंस का थोड़ा नेट पे सर्च किया तो उसमें पता चला कि रात में जो ये नमनेस होती है बेसिकली सीटीएस होता है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था। आपने कोई ट्रीटमेंट लिया किसी इंटरनेट के थ्रू? नहीं, ट्रीटमेंट कुछ नहीं लिया, बस मैंने फिर न्यूरो फिजिशियन है जो जयपुर में हम जिनको जानते थे उनको हमने दिखाया। तो उन्होंने बोला कि टेस्ट कराने को बोला। टेस्ट में काफी उनको दिखाया, जब प्रेशर आया उसके अंदर काफी प्रेशर, बोले कि ये प्रेशर बहुत है, आप चाहें तो मेडिसिन ले लें, बट इवेंचुअली मेडिसिन से फायदा इवेंचुअली नहीं होने वाला, लॉन्ग लास्टिंग आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने सोचा कि दवाइयां भी क्यों खानी है, जब सर्जरी ही इसका रेमेडी है तो बेटर है हम सीधे सर्जरी के लिए चले जाएं। तो आपको कोई डर नहीं लगा कि यार ये ऐसी कौन सी चीज है कि मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई फीवर नहीं आ रहा है, काम भी मैं ऑलमोस्ट सारा कर रहा हूं? वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपने इसलिए मैं डिसाइड कर लिया? बिल्कुल उसी समय डिसाइड कर लिया। पहले जब आपने कुछ कंफ्यूजन होंगे जो डॉक्टर से पूछ रहे थे, वो मेजर क्या क्या क्वेश्चन थे आपके? मेजर क्वेश्चन यही थे कि क्या ये परमानेंट रेमेडी है, क्या इससे पूरा मेरा हाथ नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था, और कितना टाइम हीलिंग में लगेगा, क्या मैं बिल्कुल नॉर्मल ज्यादा अच्छा काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा फील करूं कि मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको इन सब के जवाब मिले थे डॉक्टर से? किसको दिखाया था? डॉक्टर नीरज भूटानी है, न्यूरो फिजिशियन, जिनको हम सालों से दिखाते हैं, वो एज ए न्यूरो फिजिशियन इज अ वेरी नाइस डॉक्टर। उनको दिखाया था तो वो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये सर्जरी करानी है, तो आपका नाम दिया और एक और डॉक्टर थे उनका नाम दिया। तो मैं आपको पहले से जानती थी, तो बाय चांस जानती थी क्योंकि मैंने पहले एक बार कुछ और प्रॉब्लम के लिए दिखाया हुआ था, तो मुझे आई न्यू यू आर एक्सीलेंट डॉक्टर। तो मुझे कॉन्फिडेंस था। जब मुझसे मिले तो आपके मेरे से आपको क्या क्या कंफ्यूजन बच गए थे मुझसे मिलने के बाद भी? कंफ्यूजन तो कुछ नहीं बचा था, इनफैक्ट आपने बल्कि रिपोर्ट्स भी नहीं देखी थी मेरी, और आपने मेरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली किया, पूरे क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई ये एक चीजें हैं क्या, बिकॉज यू वांटेड टू बी श्योर दैट कि क्या सर्जरी जरूरी है या नहीं है, बिकॉज यू ऑल्सो वांटेड टू बी श्योर, क्योंकि आपने टेस्ट रिपोर्ट देखी ही नहीं, आज तक ही नहीं देखी, तो यू जस्ट चेक अप और एवरीथिंग यू आस्क्ड, तब आपको कंफर्म हुआ था कि भाई हाँ ये है, हाँ है। तो आप ये 1 महीने का जो ट्रीटमेंट चल रहा था, जो पोस्ट आफ्टर ऑपरेशन, उसमें आपको किसी भी चीज में ऐसा लगा कि प्लास्टर भारी है? क्या दवाई हमने कुछ दी है आपको? नहीं, मेडिसिन तो इनफैक्ट नहीं दी आपने, ना के बराबर ही दी है मेडिसिन। नाउ यू टेल कि तुम मम्मी को ऑपरेशन से पहले देख रहे थे और ऑपरेशन के बाद और अब ड्यूरिंग 1 मंथ में तुम्हें क्या लगता है किस चीज में इनको अभी प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट दिखा है, और अब कौन सी प्रॉब्लम ये फेस कर रही है एज ए ऑब्जर्वर? क्योंकि तुम सारे टाइम रहते हो ना, वो तुम दर्शकों को बताओ, क्योंकि जो उनके अटेंडेंट भी होते हैं ना, वो भी सोच रहे होते हैं यार, क्योंकि तुम मिले तो नहीं यार, लगता ऑपरेशन सही नहीं हुआ है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अलग अलग टाइप के आंसर होते हैं ना।
जी। कि इतना सा ऑपरेशन कैसे हो सकता है, इतना टाइम हो गया, 1 महीना हो गया। तो तुम वो बताओ दर्शकों को, मम्मी के अंदर क्या फीलिंग थी और अभी इम्प्रूवमेंट वाली है या कोई है? एज ए ऑब्जर्वर तुम घर पर क्या देख रहे थे, वो उनको बताओ। सो अभी तो जब ऑपरेशन हुआ है उसके बाद बेसिक ऐसे कोई नमनेस है वो जो पहले कंप्लेन करी थी वो सब चीजें नहीं है। बट जैसे कुछ भी चीज का ढक्कन खोलना होता है या कोई भी होता है जैसे ग्रिप करके कुछ भी खोलना होता है या कुछ पकड़ना होता है, तो उसमें ही अभी मेन ज्यादा कंसर्न है, होल्डिंग नहीं आ रही। एग्जैक्टली। तो उसके लिए जैसे हमें बोल देती है कभी या कुछ और, तो वो चीजें हम देख लेते हैं। बाकी अदरवाइज इट्स मोर और लेस फाइन, पहले से बेटर। हाँ डेफिनेटली। जब थोड़ा पहले होता था कि ये हो रहा है, मैं उठ रही हूँ, वो नहीं है। हाँ विदाउट दवाई लिए हुए। राइट। लेकिन अभी किसी काम जो टास्क दिया जाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग पकड़ के उसको खोलना होता है, उसमें परेशानी है। हाँ ठीक है, और एक सेंसिटिविटी है जी। अदरवाइज आपको फीलिंग आई है कि ऑपरेशन हाँ, मैडम के अंदर इम्प्रूवमेंट है। हाँ ठीक है, तो इन पेशेंट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, बची ऑपरेशन के बाद जो एक स्कार है जहाँ पे ऑपरेशन किया उसका टेंडरनेस है, उनका मैंने इनको बताया कि यहाँ पे फुल डिटर्जेंट और सोप को अवॉइड करना है, लेकिन डेली वॉश करना है। लेकिन इसको हर एरिया जो अलग अलग सरफेस है उससे टच करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टच होता है वो आपका जो पल्प होता है, जो फिंगर का टिप का है, उसको यहाँ पे कंटिन्यूसली लगा के रखना है और ऐसे ऐसे मूव करना है। उससे क्या होगा, ये जितना भी पार्ट है जो ये आपस में हिट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, वो आराम से मूव करने लगता है। जैसे ही वो मूव करने लगता है, जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ग्लाइडिंग करने लगते हैं और पेशेंट को बार बार फीडबैक आता है अलग अलग सरफेस से, इसे टच करके अलग अलग सरफेस है, और वो धीरे धीरे डिसेंसिटाइज होकर पेशेंट उसको नॉर्मल समझने लगता है। वो नॉर्मल एक फीचर है किसी भी ऑपरेशन का कि जब भी यहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ पे वो और सेंसिटिव हो जाता है। फिर एक इनका कंसर्न था, सर ये जो इतना रेड है, ये सर स्वेलिंग पस, ये कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, वूंड तो नहीं खुल जाएगा? तो वो एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है कि ये जो जैसे अगर मैं नॉर्मल है तो ये भी रेड है, लेकिन ये क्योंकि ऑपरेशन नहीं हुआ है इसलिए मैं ये रेड वैसा रेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड हीलिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे ब्लड सबसे ज्यादा जा रहा है हीलिंग करने के लिए, इसलिए वो ज्यादा रेड होता है। लेकिन जब कोई चीज रेड होती है और ज्यादा हीलिंग होती है तो जोरों से ज्यादा ग्रो करने लगती है। अगर आप उसकी मसाज ऐसे नहीं करेंगे तो वो जोरों से ज्यादा ऊपर उठ जाएगी। तो इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं या तो कुछ क्रैप बैंडेज या फिर उसकी डेली मसाज करते रहो, जिससे वो जैसी हीलिंग हो जाए तो वहाँ का जो ब्लड है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आसपास के स्ट्रक्चर्स में। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अस, वी विल एक्सप्लेन देम इन डिटेल। थैंक यू।